अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो सीधा स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। आज हम बात करेंगे अरेबिया की कुछ एक या दो बुरी बातों की और कुछ एक दो अच्छी बातों की। हर सोसाइटी के अंदर कुछ बुरी बातें होती हैं और कुछ अच्छी बातें होती हैं। ठीक है। जो पुराना अरेबियन कल्चर है उसकी बुरी बातें हम पहले डिस्कस करते हैं। उसमें से बहुत सारी हैं जो कि बुक में लिखी हुई हैं। किताबों में बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, बुत परस्ती उसमें से एक है। लेकिन एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट था वो है, नेगेटिव एस्पेक्ट ये क्या बनता है कि जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है, मे बी रॉन्ग, दैट इज नोन एज जेंडर डिस्पैरिटी। इसके ऊपर बहुत ज्यादा आजकल बात हो रही है, जेंडर डिस्पैरिटी के ऊपर, कि एक्चुअली में जेंडर्स ने क्या क्या काम करने हैं, फीमेल्स मेल से किस तरह से डिफरेंट हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत ज्यादा ये इसके बहुत बारे में ज्यादा। बात हो रही है। लेकिन दे टुक इट ऑन अ होल अनदर लेवल। अगर कोई शख्स कहता है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, आई एम सॉरी, दैट पर्सन इज क्रैक इन द हेड। ठीक है। वुमेन हैव देयर प्लेस। बहुत सारी चीजें हैं जो खवातीन कर सकती हैं, मर्द नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो मर्द कर सकते हैं और खवातीन नहीं कर सकती। ठीक है। दोनों की इस सोसाइटी के अंदर अपनी अपनी प्लेस है, अपनी अपनी ड्यूटीज है। ठीक है। क्या एक शेर भेड़िए का काम कर सकता है? नहीं। क्या एक भेड़िया शेर का काम कर सकता है? नहीं। दे बोथ हैव देयर ओन प्लेस इन द इकोसिस्टम। इसी तरह मेन एंड वुमेन, ऑल्दो आप इसको सिमिलर कैटेगरी करो, लेकिन दे आर वेरी डिफरेंट। मेन आर डिफरेंट, वुमेन आर डिफरेंट। गजब के लोग क्या कहते होते थे, उनका एक माइंडसेट होता था, फैमिली चलाने वाला, खानदान चलाने वाला। जैसे हमने लास्ट टाइम कबीले की बात की, तो खानदान कैसे चलेगा, फैमिली कैसे चलेगी? बेटे के नाम से। ठीक है। तो वो क्या कहते थे कि मेरा बेटा होगा तो मेरा खानदान बढ़ेगा, मेरा कबीला बढ़ेगा, तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि और तो कुछ था नहीं उन बेचारों के पास। लेकिन अगर बेटी पैदा होगी तो खिलाना पिलाना मैंने है, और जाके वो किसी चौथे बंदे के कबीले को बढ़ाएगी, जिस जहां पे भी उसकी जाके शादी होगी। इस वजह से वो लोग खवातीन को सॉर्ट ऑफ एम्बेरसमेंट से या मुश्किल के डर से जमीन में पहले ही गाड़ देते थे कि नहीं, ये नहीं चाहिए, इस पे जितने हम पैसे लगाएंगे सॉर्ट ऑफ लॉस ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे कबीले को भी नहीं बढ़ाना, इसने जाके किसी और के कबीले को बढ़ाना। और अगर वो इतना सब कुछ कर लें तो कल को जाके उसको जो जरूरत पड़ेगी, जो चीजें पड़ेंगी, वो भी हमने करके देनी है, तो मैं ये क्यों करूं? मैं नहीं करूं। बड़ी अजीब बात है, लेकिन वो लोग ऐसे किया करते थे। इसके साथ वो कहते थे कि अब ये चूंकि किसी और के घर चली गई है तो अब ये वापस हमारे घर ना आए। तो कहते थे कि बेटा अब तुम जा रहे हो, अब तुमने वापस नहीं आना। ठीक है। अब तुम्हारा जीना मरना, तुम्हारा सब कुछ उन्हीं लोगों के साथ है, हमारे साथ कुछ भी नहीं। बड़ी अजीब बात। लेकिन इस अजीब बातों के साथ साथ एक और बात है कि ये मैं आजकल के बारे में बात नहीं कर रहा, ये मैं जहालत के टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम लोगों की ये सोच होती थी, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह वैसी नहीं है। तो इसके साथ वो क्या करते थे, क्योंकि अब वो एक नए पराये घर जा रही है, भी उनके साथ कोई उसका कोई और चीज तो है नहीं, तो वहां पे उसकी थोड़ी बहुत ही यू नो इज्जत बरकरार है, आपकी फैमिली की इज्जत बरकरार है। तो वो क्या करते थे कि वो ना उसको जो भी उसके पैसे शैसे जितनी चीजें बनती थी वो शादी पे दे देते थे, जिसको जहेज कहते हैं। ठीक है। जो उसकी जरूरत की, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, जो उसकी ख्वाहिश होती थी, वो शादी पे उसको दे देते थे। और वो शादी पे दे देने के बाद वो उसको, जब बंदे की डेथ होती थी फादर की, तो वो बेटियों को हिस्सा नहीं दिया करते थे। वो कहते थे देखो तुम्हें शादी के टाइम मिल गया ना, बेटों को तो नहीं मिला, तो तुम्हें मिल गया तो तुम जाओ खुश रहो, अभी मैं तुम्हें क्यों दूं? तो दिस बिकेम अ लायबिलिटी ऑन द। ठीक है। ये उनके दिमाग में एक नेगेटिव एस्पेक्ट। इसके अलावा और भी थे,
आई डोंट वांट टू मेंशन ऑल ऑफ दोस। लेकिन इनके साथ साथ मैं जो चीज ज्यादा मेंशन करना चाहता हूँ वो होंगे वहां के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में उनके चार पांच एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी कहते हैं मेहमान नवाजी। बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे। कोई भी आ जाता था तो अपनी चीजें कम करके, इवन अपने उसकी जो फैमिली की जो चीजें हैं वो भी वो उन मेहमानों के आगे पेश कर देते थे। बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे ये लोग। ठीक है। मेहमान जो हैं वो इनके लिए एक सॉर्ट ऑफ इज्जत का मकाम होता था। अगर मेहमानों को इन्होंने किसी तरह से कोई मसला हो गया मेहमानों के साथ तो इनको ऐसे होता था जैसे पता नहीं हमारी इज्जत खराब हो गई। ठीक है, इस लेवल तक ये लोग जाते थे। सेकंड, गवर्नेंट। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज है जो पाकिस्तानियों में भी अभी तक नहीं है। गवर्नेंट का मतलब होता है वादा। उस टाइम पे वो जब वादा कर लेते थे ना, जो मर्जी हो जाए वादे से इधर उधर नहीं होते थे। जो उन्होंने वादा कर दिया वो कहते हैं जबान के पक्के, वो वाली बात थी। नेक्स्ट जो उनके अंदर एक चीज थी दैट वाज जस्टिस, इंसाफ। कुछ भी होता था इंसाफ उधर पक्का होता था। लेकिन उस इंसाफ में भी कहीं ना कहीं सिफारिश चलती थी बड़े लोगों की, लेकिन इंसाफ उधर पक्का होता था। जहां पे नाइंसाफी हो रही होती थी अक्सर जो सरदारान है वो अपने पैसे अपनी चीजें खर्च कर देते थे कि यार ये नाइंसाफी ना हो इस बंदे के साथ। ठीक है। उनकी ये आदत होती थी। जो भी शख्स जब समझ नहीं आती थी वो कहते थे अच्छा ठीक है तुम्हारा हमने कर्जा उतार दिया, लेकिन तुम्हें लात और उज्जा जो हमारे भगवान है वो एंड पे वो पूछेंगे कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। इसके बाद दे वर सिंपल, बद्दू जिंदगी। कोई चाहना उनके पास नहीं होते था कुछ भी। पहले भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया। उनके पास मैक्सिमम जो पोजेशन होता था, किसी के पास तलवार होती थी बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तलवार हो गई या आर्मर हो गया, ये बहुत बड़ी चीजें होती थी उस टाइम पे, क्योंकि इंडिविजुअल उनके पास कोई चीज होती नहीं थी। डेजर्ट एरिया है, चीजें थोड़ी मुश्किल है, लाइफ वहां पे मुश्किल है। तो उनका बहुत ही इजी गोइंग, बहुत ही सिंपलिस्टिक बद्दू लाइफस्टाइल उनका होता था। ठीक है। भी होते थे बात के, ये कुछ उनके अंदर एज अ सोसाइटी मक्का के अंदर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। ठीक है। और हम लोग आई थिंक बहुत ज्यादा कर चुके हैं, तो नाउ लेट्स गेट इनटू द कैरेक्टर्स, राइट। इस्लाम के अगेंस्ट मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ चार कैरेक्टर्स, फोर विलन्स। ये जो एक स्टोरी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की, इसमें आपको बहुत सारे विलन्स मिलेंगे, लेकिन उन विलन्स में से ये जो चार हजरात हैं ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। आप में से कोई बंदा गेस करेगा इन चार के नाम? एनी गेसेस? अबू लहब, अबू लहब, गुड। We go अबू with जहल, Abu Lahab, then we go with Abu Jahl। दो हो गए भाई। और हजरत उमर। नहीं, ही वाज नॉट दैट। बट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी ना कि हम्म, पर वो इनिशियल स्टेजेस में थे ना, बाद में तो ही इज सेलिब्रेटेड एज अ हीरो। आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट द मेन जो प्रॉब्लम आखिर तक चले। across the Makkan time period at least। अबू अबू सुफियान जो सुफियान। Abu वही है Sufyan, मैंने। good। And Abu Sufyan के अमीर बाद the बिन next अमर name, बिन। there are अबू many, सुफियान भी तो फिर बाद में मुसलमान नहीं हो गए थे। but वो फतेह मक्का के टाइम हुआ था ना। सही। ठीक है। And the last one is Walid bin Mughira। मुगीरा। ठीक है। बहुत ज्यादा और भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन these four are like the main ones।
अब हम एक एक को पकड़ के अंडरस्टैंड करते हैं कि एक एक का कैरेक्टर क्या है। ठीक है। अच्छा, वलीद बिन मुगीरा कौन था, इसके बारे में आपको क्या पता है, अगर मैं डिस्क्रिप्शन मांगू तो? हम्म। वलीद बिन मुगीरा ये कुरैश के सरदारों में से था। ओके, एक हो गया। व्हाट एल्स? ये मालदार थे और इन्हें अल्लाह ताला ने जो है वो बेटे और सब कुछ अता किया हुआ था। हम्म। ही वाज सरदार, चीफ कह लो, चीफ ऑफ क्लैन। ठीक है। इनका जो क्लैन होता था, दैट वाज बनु मखजूम। ठीक है, कुरैश फिर के अंदर फर्दर क्लैन है, चलो फर्दर क्लैन हम नहीं करते, चीजें याद करना मुश्किल हो जाती है। अपना जो भी इनका क्लैन था उसके ये चीफ थे। ठीक है, सरदारों में से एक सरदार थे। और सर और इन्हीं को आयत आई थी ना कि जब वो मतलब कि इन्हें हक का पता चल गया था लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं वो किया था, जैसे वो अल्लाह ताला ने पूरी वो डिस्क्रिप्शन दी थी इनके बारे में। लेकिन वो था क्या? ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, अक्लमंद आदमी था। ठीक है, जबान का तेज था। ही वॉज अ डिबेटर, ओरेटर। ठीक है। हुआ ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पुराने जमाने में क्या होता था, आजकल आप लोगों को पता नहीं, ये पता है या नहीं, लेकिन हर जमाने में ये वाली एक चीज आई है। मुशायरे होते हैं जिसमें लोग शेर पढ़ते होते हैं। वो जो शेर पढ़ते होते हैं ना, कि आ, ओके। एक क्वेश्चन है कि बद्दू की तारीफ क्या है। बद्दू की तारीफ बेसिकली ये होती है कि जो डेजर्ट के अंदर बंदे रहते हैं, सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल होता है, दे डोंट ओन एनीथिंग, दर बदर करने वाले, यू कैन से। ठीक है। एक उनका अगर छोटा सा घर है तो इवन देन दैट इज लाइक नॉट अ महल और समथिंग। ठीक है, सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल वो होती है। अगर मालदार हैं भी तो तब भी उनके पास यही उनका एक लाइफस्टाइल होता था है। सो द पॉइंट इज, ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो एक दिन क्या हुआ कि ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि जो बाकी लोग हैं उन्होंने बोला कि यार वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, उनके वो कुछ बात करते हैं, बयान करते हैं, कोई कलाम देते हैं, तो हमें ना उसके अगेंस्ट कुछ चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मुशायरे होते हैं, तो मुशायरे के अंदर मसला पता क्या होता है कि कुछ जो होते हैं, जो सामने आते हैं, ऑब्वियस होते हैं, वो ये होते हैं कि ना, वो एक बंदा एक शेर पढ़ेगा किसी एक के बारे में, दूसरा उससे बेहतर शेर पढ़ेगा किसी भी चीज के बारे में, तो दैट वाज वन। कभी कभी ये इस तरह का मुशायरा एक हो जाता है। ठीक है, और ये अक्सर होता है, यूनिवर्सिटीज में मुनक्किद होते हैं बहुत सारे इस तरह की चीजें। इसी तरह इन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा को भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट कि यार वो एक कलाम बोलते हैं, तुम जाओ जाके उनको हरा के आना है। ये ओरेटल था अच्छा खासा, इसने बोला ला अभी कोई मसला, मैंने आधे अरब को मैंने हराया हुआ है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उम्मी है। अब वो गया, ये लोग सारे पीछे थे, तो वो गया और जाके तो उसने, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से पढ़ा, ठीक है, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास क्या है पहले तुम बोलो। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा तो ये हक्का बक्का, इससे उस कुरान के अगेंस्ट एक लाइन नहीं बोली गई। अब इसके दिल में एक बात आ गई, ये वापस आया, तो ये बाकी सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला हाँ बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तुमसे तो उधर बोला ही नहीं गया। उसने बोला यार, तो कोई जस्टिफिकेशन दो ना कि वो जो कलाम है क्या है, जादू है। तो वलीद बिन मुगीरा ने बोला नहीं, मैंने जादू देखा हुआ है, ये जादू नहीं है। उन्होंने बोला फिर ये मतलब कोई सिखा सिखाया कुछ है? कहता मेरा इतनी अरबी मुझे आती है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये सीखा हुआ नहीं है, ये यहाँ का नहीं है।
तो ना बाकी सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम में, हमें लगता है कि तुम पे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू कर दिया, तुम पे इस कलाम का जादू हो गया। तो उन्होंने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। फिर बीच में एक और बंदा उनके पास गया, वो जाके उसने बोला यार देखो, कोई तो जस्टिफिकेशन दो ना, कुछ तो बोलो कि हम क्या बोलें इसको। उसने फिर सोचने के बाद एक बात की, उसने बोला देखो, ज्यादा से ज्यादा तुम ये कह सकते हो कि पुराने लोगों की कहानी है, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ही सेड वन मोर लाइन, कि ये जो कलाम है ना, ये जो कह रहे हैं, ये एक दिन दुनिया में छा जाएगा और इसके मुकाबले का कुछ नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। वलीद बिन मुगीरा एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ द कुरान, लेकिन उसके बावजूद लोगों के प्रेशर में आके भाई उसके अगेंस्ट। तो जितना एक सॉर्ट ऑफ प्रोपागेंडा इसके कुरान के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट इल्मी तौर पे उठाया गया, वो वलीद बिन मुगीरा की तरफ से उठाया गया। ठीक है। ऑल्दो ये आपको बहुत ज्यादा एक्टिव उस तरह से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप लेके आते हो कि जी इन लोगों ने इतने जुल्म ज्यादतियां की, इन लोगों ने इतने जुल्म ज्यादतियां की, इन लोगों ने इतने जुल्म ज्यादतियां की, वो एक चीज है। लेकिन एक होता है इल्मी तौर पे जुल्म ज्यादतियां का, उसके अंदर दिस इज द गाय जिसने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। ही वॉज द मेन कल्प्रेट ऑफ दैट। अब आ जाते हैं अबू सुफियान। अबू सुफियान बेसिकली कौन था? एनी गेसेस? अच्छा, इसमें एक और मैं मजेदार बात बताऊं। लेट मी शेयर समथिंग विद यू गाइस। कुरान पाक के अंदर ये जो सूरा है, दिस इज द सेकंड सूरा इन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो सूरा है ये सेकंड सूरा है जो रिवील हुई। लेकिन सेकंड सूरा के अलावा अगर हम इसको सेकंड नहीं भी कंसिडर करते तो दिस इज वन ऑफ द स्टार्टिंग सूरास। ठीक है। बहुत शुरू वाली सूरत है ये। अबू वलीद बिन मुगीरा के बारे में आई है। ठीक है। हम्माज़म मशाइम बिन अमीन, कि ये आपके बारे में गलत बातें करता है लोगों से जाके। मन्नाइन लिल खैर मुक़तदिन असीम, और अच्छाई की चीजों को मना करता है। कोई भी बंदा अच्छाई की चीज करने जा रहा हो उसको रोकता है, उसको कहता है यार ये नहीं करना, उसको मना करता है। ठीक है। और बुराई के अंदर जो कमर्शियल बुराई है, जो लोगों के अंदर बुराई फैली हुई है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा फैल गया है। उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, और ये बस तूफान में जी रहा है, ये वहां पे बिलोंग नहीं करता, लेकिन है बस इसने अपनी एक वो बनाई हुई है, शोशा अपनी एक बनाई हुई है। अनकाना जा माल है वहां बनी, कि ये इसलिए क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा माल है और बहुत ज्यादा बच्चे हैं, औलाद है इसके पास, बस ये वजह है इसकी। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन, जब इनको आयात पढ़ के सुनाई जाती हैं तो ये आगे से कहते हैं कि ये तो पुराने लोगों के किस्से हैं, पुराने लोगों की कहानी, पुराने लोगों की बातें। असातीर बातों को कहते हैं, पुराने लोगों की बातें। सुनो सिमुहु अलल खुल्कुम, खुल्कुम कहते हैं सूंड को। तो इधर अल्लाह ताला कहते हैं कि इसकी नाक इतनी ऊंची हो गई है कि अब वो नाक नाक नहीं रही, वो सूंड बन गई है। और वो जो सूंड बन गई है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इसके ऊपर जर्ब लगाएंगे। तो ये आयत आई थी वलीद बिन मुगीरा के लिए। इससे ज्यादा एक मजेदार बात बताऊं। हजरत खालिद बिन वलीद, जो सैफुल्लाह हैं, वन ऑफ माय फेवरेट सहाबीज। ठीक है। उनके हाथ पे बहुत सारी जंगें मुसलमानों ने जीती हैं। अगर कोई शख्स जिसको जिहाद पसंद है, अगर कोई शख्स जिसको
जंग और अल्लाह ताला की राह में लड़ना पसंद है, अगर कोई शख्स जिसको स्ट्रेटजीज बनानी आती हैं, अगर कोई शख्स जो अपने आप को बहादुर किसी भी रेल में कंसिडर करता है। हजरत खालिद बिन वलीद व समवन जो टो टू टो मुसलमानों के खिलाफ थे, जो गज़वा उहद के अंदर मुसलमानों को नुकसान हुआ, दैट वाज द माइंडसेट ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद। कहते हैं मुसलमानी जो कौम थी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के टाइम पे, रोम और पर्शियन एम्पायर जो दो सुपर पावर्स हैं, उन दोनों की बैंड बजा दी। किसने, किसकी स्ट्रेटजीज थी? हजरत खालिद बिन वलीद की। वो इनके बेटे थे, वलीद बिन मुगीरा साहब के। और जब वो मुसलमान हुए ना, तो उनको कुरान, अब यूजुअली कोई भी बंदा मुसलमान होता है तो बंदा मतलब आसान चीजों से स्टार्ट करता है कि आओ सूरह बकरा पढ़ते हैं, आओ सूरह रहमान पढ़ते हैं, आओ सूरह यासीन पढ़ते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद जब मुसलमान हुए ना, और लोगों ने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला नहीं, सबसे पहले मुझे वो आयत सुनाओ जो मेरे बाप के लिए आई थी। और फिर सूरह कलम की ये वाली आयत उनको सुनाई गई। और हजरत खालिद बिन वलीद वो पढ़े थे कि वो मेरे वालिद साहब हैं, मेरे बाप हैं, लेकिन मैं उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफिर की मौत मांगे, कुफर की मौत मांगे। तो यू कैन नॉट इमेजिन द फीलिंग ऑफ अ सन, ऑफ अ बेटा, जिसको पता हो कि वो सही दीन पे, उसका बाप ऐसे दीन पे मर गया कि अब वो अल्लाह ताला से उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकता। और नोइंग कि उसका बाप कितना अक्लमंद आदमी था, कि भाजी इतने अक्लमंद सी कोश्ते, कुछ तो देख लेते यार, लोगों के प्रेशर में आ गए। खैर, आगे चलते हैं। अबू सुफियान, अबू सुफियान वाज अ ट्रेडर, कारवान, कैप्टन ऑफ कैरावान। जितने वो जो ट्रेड रूट्स हमने कहे थे ना, इधर उधर जाते हैं, तो उनकी लीडरशिप अबू सुफियान के हाथ में होती थी। अबू सुफियान एक अमीर आदमी था, एक ट्रेडर था, एक बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन जब इस तरफ आएगा, तो ही वाज समवन, ही वाज अ बिजनेसमैन, यू कैन से, ट्रेडर के आगे मैं लिख देता हूँ, ही वाज अ बिजनेसमैन जो कि इस्लाम के बहुत सख्त खिलाफ, बहुत ही सख्त खिलाफ। ही वाज द गाय जो इस्लाम के अगेंस्ट, एक होता है बहुत ज्यादा पेश पेश होना, आगे आगे होना, वो वाली चीज नहीं थी। लेकिन अबू सुफियान के साथ मसला पता क्या था? बिजनेसमैन था, हर जगह इधर उधर जाता था, ठीक है, लोगों से मिलता था। तो जहां पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात पहुंची होती थी, वहां पे जो भी कारवान आया है मक्का से, उसका लीडर कौन है? अबू सुफियान। इसको बुलाते थे तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेम करता था इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो वलीद बिन मुगीरा वाज, इसको मैं अगर एक वर्ड के अंदर करूं, तो ही वाज द रिसर्चर, यू कैन से, या टीचर, प्रोफेसर, ठीक है, या आज के जमाने में हम कहें तो साइंटिस्ट की जैसे एक, वो का तो ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, ठीक है, लिंग्विस्ट कहते हैं, लिंग्विस्ट कह लेते हैं, ये फिलोसफर, दैट्स द बेटर वर्ड, ही वाज अ फिलोसफर, अक्लमंद आदमी। अबू सुफियान अगर आजकल के टाइम पे मैं देखूं, तो अबू सुफियान वुड बी कंसिडर्ड एज फॉरेन दिल्ली, फॉरेन मिनिस्टर, यू कैन से, कि लोगों के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस कायम करते हैं, ये उन चीजों को डील करता था। अब आ जाते हैं अबू जहल पे। एनीबडी हु नोज एनीथिंग अबाउट अबू जहल के ये कौन थे? स्कॉल, एक तो ना मेरे से ज्यादा लोग अक्लमंद, जो सुन रहे हैं वो ज्यादा अक्लमंद है मुझसे। मुस्तफा, आप बताएं। ये मेरा मुस्तफा है, 6 years old। ये रोज सेशन सुनता है ना, इससे पूछे अबू जहल कौन था। ओके जनाब, मुस्तफा भाई आप बताएं, अबू जहल कौन था?
अंकल हम्म। एंड एंड पहले हम्म। आपको बताते जंगली का था। जहलो का बाप। वो तो लिखा हुआ अबू मतलब बाप, चहल वो लिखा हुआ कुछ है। ठीक है, आगे। और भी तो कुछ होगा या कुछ नहीं पता। एनिमी ऑफ इस्लाम एनिमी ऑफ द इस्लाम एंड प्रॉफिट। वो ये एंड वो प्रॉफिट। देखो, देखो ये चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है विलन, उधर से एनिमी ऑफ इस्लाम ये देखो, चीटिंग वाला काम नहीं करना। नहीं, इसको नहीं बिल्कुल भी सीरा के बारे में कुछ भी पता। कोई बात नहीं, मुझे तो पता है, मैंने मैं इसको वैसे अभी पूछा। इनिशियली सिर्फ हम वहां तक ये भी पहुंचे हैं जब वो अबरहा का लश्कर और सारा कुछ, अभी बेसिक सिर्फ इसको मैं बता रही हूँ। चलो अभी हम अबू जहल क्लास मेरे साथ लेता है रोजाना। अभी हम अबू जहल की बात करते हैं। अबू जहल, एक तो आपने ठीक कहा, अंकल ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंकल का क्या मतलब होता है? किधर गया? क्या नाम था आपका? नाम क्या है? मुस्तफा। मुस्तफा। मुस्तफा भाई, मुस्तफा अंकल क्या होता है? अंकल क्या होता है? जो मामू होते हैं, चाचू। चाचू होते हैं। अच्छा तो अच्छा। ये मुस्तफा मामू थे कि चाचू थे? चाचू। चाचू, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको मजेदार बात बताऊं। ये हम लोगों ने, पता नहीं मैं डिस्कस की कि नहीं की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आपके मामा और बाबा अलग अलग सिटी से होते हैं ना कभी कभी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि हम्म, वसल्लम के बाबा किस सिटी से थे? तो कमाल। मक्का। गुड। और उनकी मामा किस सिटी से थी? मक्का में, वो भी मक्का में थी। वो तो नो रहती नो। पापा के साथ थी ना, तो मक्का होती थी। उनकी मामा मदीना से थी। ठीक है, तो वो जो मदीना वाले हैं ना, वो ओके उनके मामू ओके खाला ओके टाइप सर। होते थे। ठीक है। और जो मक्का वाले हैं वो उनके चाचू चाची होते थे। राइट। सो अबू जहल बेसिकली वो चाचू, नंबर वन। लेकिन इससे नेक्स्ट बात, ही वॉज अ पॉलिटिशियन। ही वॉज अ वेरी ग्रेट पॉलिटिशियन। और एक और मजे की बात, अबू जहल एक्चुअली मीन्स जाहलों के अबाजू। लेकिन इसका नाम ये तो हमने रखा हुआ है। कोई शख्स मुझे बताएगा कि इसका नाम जो मक्का के लोग हैं उन्होंने क्या रखा हुआ था? वो इन्हें अबुल हाकिम कहते थे, हिकमत का बाप। हाँ, वो उसको कहते थे अबुल हिकमा। कि ये इतना अक्लमंद आदमी है कि हिकमत तो शुरू यहाँ से होती है। तो नबी अल्लाह ताला ने फिर आगे बोला नहीं, ये अबू जहल है, ये जाहलों के अब्बा जी, इनकी हिकमत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोगों को जहालियत की तरफ बुलाते हैं। सो दिस पर्सन वॉज अ पॉलिटिशियन। ठीक हो गया। अबू लहब, लहब का मतलब होता है आग, फायर। अबू लहब मीन्स आग का बाप, फादर ऑफ फायर। कोई बंदा मुझे बताएगा अबू लहब कौन था? अबू लहब भी जो थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ही थे। अबू लहब जिस उनके, और चचा अबू था, लहब उनके, और था, सॉरी मैंने थे बोल दिया। ये कोई नहीं, मुस्तफा भी थे भी साथ है ना। चलेगा, वो तो उर्दू में चलता है। इसने आगे। सूरह सूरह मसद इसके सिलेबस में थी ना। तो जब इसने वो याद की थी तब मैंने बताया था कि ये उसके लिए आई थी। हाँ, उसके लिए तो आई थी, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन वो क्यों आई थी वो अभी हम देखते हैं। पॉइंट इज, आगे चाचू तो हैं, आगे और क्या है? सारे कुरैश वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचू बनते हैं कहीं ना कहीं से, पहले नहीं तो दूसरे। और कौन था ये? दिस गाय अबू लहब वाज अ सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर। ये जो मैंने रेड में किए हुए हैं ना, ये मैंने इसलिए किए हैं ताकि आप आजकल की दुनिया के लोगों के साथ इनको रिलेट कर सको। तो अब चार विलन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट। एक बंदा स्कॉलर है, एक बंदा इंटरनेशनल विजिट्स करता है, फॉरेन मिनिस्टर है, एक बंदा पॉलिटिशियन है, और एक बंदा सेलिब्रिटी है। ये चार बंदे आपके खिलाफ हो जाएं तो आपके इमेज का कुछ बचता है?
नहीं। ये इमेजिन करें, उस टाइम में एक इन्फ्लुएंसर खिलाफ है, सबसे बड़ा। अबू लहब इसलिए कहते हैं उसको फायर, इसलिए कहते हैं कि उसके जो चीक्स थे ना वो बहुत ज्यादा रेडिश थे। ठीक है। और वो प्यारा था, ही वॉज अ हैंडसम मैन टू लुक एट, ही वॉज दी सेलिब्रिटी। इसकी वाइफ कौन थी पता है? उम्मे जमील। हम्म? उम्मे जमील। तुम्हें जमीन थी? आर यू श्योर? हिंदा। इनकी वाइफ का नाम था हिंद। ठीक है, हिंद या हिंदा, यू कैन गो विद बोथ। ठीक है। अब ये खातून was also very pretty। तो इनका सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी कपल था, पूरे मक्का में फेमस। ये जी सेलिब्रिटी कपल देखने उधर जाओ। इनकी लोग बात माना करते थे जैसे आजकल लोग सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। इसकी लोग बात माना करते थे जैसे लोग पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं। इसकी इंटरनेशनल लोग इज्जत किया करते थे, बात सुना करते थे, क्योंकि मक्का से जो वफ्द आया है उसका लीडर कौन है? ये भाई साहब। और वलीद बिन मुगीरा कोई स्कॉलर है, कोई पढ़ा लिखा बंदा है, तो वो आके इस भाई से बात करेंगे। बेसिकली ये जितनी चीजें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सॉर्ट ऑफ सारी की सारी चीजें अगेंस्ट जा रही। ठीक है। आई वांटेड टू एस्टेब्लिश दिस, क्योंकि हम लोग अक्सर इन लोगों के साथ, इन लोगों को हम देखते हैं कि हाँ इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन वो थे कौन? वो ये थे। अबू लहब को मसला क्या था? अबू लहब सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी के साथ ये उस फैमिली से बिलोंग करता है जो मक्का की केयर टेकिंग किया करते थे। तो इनको मसला था, इन चारों को एक बेसिक मसला था। वो बेसिक मसला पता है क्या था? वो बेसिक मसला ये था, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमने 150-200 बुत यहाँ पे हॉस्टेज बनाए हुए हैं, जिस वजह से हम इजीली अरेबिया में ट्रेवल कर रहे हैं, उसकी तो सारे की बैंड बज जाएगी। वो तो हम जा ही नहीं सकते, वो तो हमारे ऊपर फिर अटैक शुरू हो जाएगा, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसके ऊपर बाकी सब ने एक एक खुदा बनाया हुआ है, हम भी एक खुदा बना लें। लेकिन बाकियों को भी तो उनका खुदा रखने देना। हम चलो इस एक में मान लेते हैं, लेकिन जो बाकी खुदा हैं उनमें भी तो माने। आप कह रहे हो नहीं बाकी एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसका मतलब है पूरे अरेबियन पेनिनसुला से हमने पंगा लेना है? हम क्यों? मतलब एक तो ट्रेड हमारी खत्म, दूसरा मक्का की जो इम्पोर्टेंस है, जो क्योंकि उनके मुताबिक इम्पोर्टेंस उन बुतों की थी, वो सारी खत्म। हम ये सब वापस दे दें या तोड़ दें, ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और अगर ये दोनों चीजें हो गई तो हमारी इकोनॉमी की तो बैंड बज जाएगी। ओ हो, ये तो हम नहीं कर सकते। इन सबको चारों को ये मसला था। लेकिन जो ये वाला भाई है ना, इसको एक एडिशनल मसला था इससे। वो एडिशनल मसला क्या था? एनी थॉट्स? क्या हो सकता? हम्म? तो क्योंकि ये किसी की मतलब किसी के अंडर के काम नहीं करना चाहता था, कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानता तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंडर रहकर इसे करना पड़ता। तो ये वो नहीं आना चाहता था, मतलब एग्जैक्टली, अब एग्जैक्टली कि ये बंदा है पॉलिटिशियन। अब चूंकि ये भाई पॉलिटिशियन है, तो ये नहीं चाहते कि ये किसी के भी नीचे आके काम करें। ठीक है। ये नहीं चाहते कि किसी के भी नीचे आके काम करें। शी कैन नॉट डू, ही कैन नॉट डू दैट। तो इसको अपनी पावर का भी घमंड था। ठीक है। एंड वन मोर करेक्शन, मैंने एक गलती की है, मैं वो भी आपको बता दूं। वो लहब की जो वाइफ है दैट वाज नॉट हिंदा। हिंदा वाज द, सॉरी, हिंदा वाज द वाइफ ऑफ, एक मिनट,
नहीं सर, ठीक है ये अबू बात। सुफियान। हिंदा हिंदा की बीवी का, अबू लहब की बीवी ही हिंदा थी, क्योंकि उसका वो है ना एंड पे कि उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, तो वो हिंदा ही थी ना जिसने हार अपना नहीं नहीं, हर उम्मे चीज। जमील। वो उम्मे जमील वो थी अबू वो। इनका नाम था सुफियान की अरवा वाइफ थी बिनते हिंदा। हर्ब। जो अबू लहब की वाइफ है, इनका नाम था अरवा बिनते हर्ब। ठीक है। जो अबू सुफियान की बहन थी, अबू सुफियान की जो वाइफ थी वो हिंदा थी। ठीक है। तो इनकी जो वाइफ ओके। थी अबू लहब की, हर हिज नेम वाज अरवा बिनते हर्ब, जिनको उम्मे जमील कहा जाता था। जमील मीन्स खूबसूरत, उम्मे जमील मीन्स खूबसूरती की माँ, मीन्स के वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती थी, तो उनका निक नेम था उम्मे जमील। ठीक है। एक्चुअल उनका नाम था अरबा बिनते हर्ब। तो सेलिब्रिटी कपल होता था ये। खैर, बाकी द थिंग स्टैंड, राइट। तो अबू जहल भाई को ये एक ज्यादा मसला था कि मेरी पॉलिटिकल पावर की बैंड बजेगी, मैं ये नहीं चाहता। इन चारों के अलावा एक बड़ा अमेजिंग किस्म का विलन है जो कि बाद में पैदा होता है, ये मैं अलग से एक मेंशन करूंगा, क्योंकि ये जो भाई है ना, ये इन चारों के बराबर ये एक ही काफी था। कोई बंदा गैस करेगा मैं किसका नाम लिखने लगा? मुसैलमा कज़ाब। ओ नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु सर अलैहि वसल्लम ये के विलन की बात हो रही मक्का में से ही था या है, मदीना मदीना में में से से। था? ये अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला वो बिन उबई। मुनाफिकों के सरदार का क्या नाम था? उबई। अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला उबई। बिन उबई। कोई बंदा मुझे बताएगा कि इन भाई को क्या मसला था? सर क्योंकि मदीना में इनकी सरदारी सरदारी वो मारी गई तैयार थी। हुई एक थी, मिनट एक मिनट एक सरदारी मिनट, के आने की सारे वजह से सारे नहीं लोग हुई बारी थी। बारी करेंगे, ठीक है। आसफा बाजी सबसे पहले आप बताएं। इनकी सरदारी मारी गई थी, मदीना वालों ने उसको मतलब सरदार बनाने के लिए स्पेशली उसके लिए कोई वो मतलब एक तैयार किया था, क्या है, ताज एक तैयार किया था कि उसको हम अपना नहीं, सरदार बनाएंगे और अबू उसको जहल पहनाएंगे। में और अब्दुल्ला बिन उबई में फर्क क्या था? कोई तो फर्क होगा ना, अच्छा, मैंने फर्क आप डिफरेंट पूछ रहे क्यों हैं? किया? हाँ, अच्छा। क्योंकि ये मसला तो अबू जहल को भी है ना। हाँ, कि वो उसको ये कि तो मेरी हाँ, सरदारी मारी गई थी कि अब्दुल्ला बिन उबई को, तो वो इस वजह से वसल्लम के तो खिलाफ वो हो तो गया अबू था। जहल को भी है, मेरी सरदारी ना मारी जाए। हम्म। इसको मसला क्या था? उससे बड़ा मसला क्या था इसको? उससे हम्म? बड़ा मसला। कोई बंदा, इसको उससे बड़ा मसला क्या था? हम्म? और मुनाफिकीन तो बाद की बात है, उसको मौत क्या पड़ी थी वो बताएं। हुआ ये था कि ना, ये है मेन मदीना सिटी। ठीक हो गया। अब मदीना सिटी के अंदर मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो बनी इसराइल के आए थे। तो अब वो जो बनी इसराइल के लोग आए थे, उन्होंने किसी ने यहाँ पे अपना एक कबीला बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया। वहां पे अरब के लोग भी थे, क्योंकि वहां पे बाग होते थे, तो किसी ने यहाँ पे बना लिया, इधर दूसरा कबीला, इधर तीसरा कबीला। इसके साथ साथ अरब के साथ जो बाकी इधर उधर से लोग आते थे, उन्होंने यहाँ पे कबाइल अपने कुछ इस तरीके से सेट कर लिए। कुछ शहर के अंदर लोग नहीं रहते थे। जैसे होता है ना, मेन सिटी सदर जो है वो एक जगह पे होता है शहर का, और बाकी रेजिडेंशियल सोसाइटियां थोड़ी बाहर होती हैं। तो मेन बाजार सेंटर में होता था, बाकी इन्होंने इर्द गिर्द किए हुए थे। फिर जो इनकी गॉडेस है मनात मैडम, उसका यहाँ पे ना नॉर्थ वाली साइड पे करके होता था। यहाँ पे आपके ना पहाड़ आते हैं, वो ओहद का, और वो जो आपके बीच बीच में वो जो पहाड़ी सिलसिला है ना, वो यहाँ पे बनता है। तो उसके साथ क्या होता है कि यहाँ पे वो जो उनके मनात के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कोई यहाँ पे कबीला बना, तो ये टोटल करते करते ना, सारे के सारे छोटे 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 ऐड करते हो। फिर ऊपर से जो खैबर बनता है, वो कोई यहाँ पे करके इधर थोड़ा सा अलग करके बन जाता है। तो अब ये ना पूरा का पूरा इस तरीके से एक मैप बन गया, ये छोटे 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 कबीले। मक्का में सारे के सारे कुरैश के लोग हैं, वो सबके पास पावर है। ताइफ में एक कबीला प्रोमिनेंट है, उनके पास पावर, ये सारे के सारे छोटे 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 छोटे। अब्दुल्ला बिन उबई जब जवान था बाबा, उसने एक चीज सोची, एक उसने माइंड सेट सोचा।
यार मक्का वाले इतने पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि वो एक ही खानदान है। हाँ, आगे जाके छोटे छोटे हैं, लेकिन मेन तो एक ही खानदान है। क्यों ना? मदीना की पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास बाग भी है, उनके पास तो वो भी नहीं है। वो तो अपना साल में एक दफा करते हैं, हम तो हर सीजन कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो हमारे पास बाग भी है, हम फ्रूट्स भी इंजॉय करते हैं, बाकी चीजें भी करते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा बेहतर हैं इकोनॉमिकली। तो क्यों ना हम सारे इकट्ठे हो जाएं। इस भाई ने अपनी जो लाइफ का एक मेजर हिस्सा है वो इन तमाम कबीलों को जोड़ने में गुजार दिया। 8-10 साल इस भाई ने मेहनत की कि मैं इन तमाम कबीलों को जोड़ के एक जगह इकट्ठा करूं, एक मैं पॉलिटिकल पावर लेके आऊं मदीना के अंदर। वो जो एक पावर आएगी वो फिर पूरे अरब पे छा जाएगी, वो फिर इनके लेवल पे जाके बात करेगी, इनसे बेहतर होंगे हम लोग। करते करते उसका जब ये सारे इकट्ठे हो गए, सब के सब इकट्ठे हो गए, फिर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके पूरे प्लान पे पानी फिर गया। उसने फिर देखा अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब लड़ लड़ के उनसे फिर मुसलमानों का कुछ नहीं हुआ। ऊपर से वहां पे वो सारे इनके खिलाफ थे, यहाँ पे तो इनकी इतनी अच्छी खासी मुसलमानों की बेस है, तो मैं लड़ तो सकता नहीं हूँ। अब मैं क्या करूं? घर बार छोड़ के हिजरत करके मक्का चला जाऊं? उधर मैं चला गया, इधर तो फिर लोग मुझे पूछते हैं, उधर कौन पूछेगा? एक काम करता हूँ, इतनी मैंने मेहनत तो की है, मैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका राइट हैंड बन जाता हूँ। अगर मैं उनके साथ उनका राइट हैंड बनूंगा तो चलो उनके मरने के बाद ही मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, नहीं तो उनके होते हुए आई बिकम द जनरल, यू नो, द जनरल ऑफ दीज के। इस एरिया को मैं संभालूंगा। ठीक है, वो एक चीज संभाल लें, रिलीजियस लीडरशिप वो संभाल लें, लेकिन प्रैक्टिकली मैं हूंगा आगे। तो मैं उनका एक मेन वजीर हूंगा। इसलिए वो नबी पाक इवन टू दिस लेवल, नबी पाक जब बात करने लगते थे, उनकी बात से पहले खड़ा होके कहता था सारे लोग चुप हो जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करना चाह रहे हैं। वो लोगों को इस तरह खड़े होकर मुखातिब किया करता था कि भाई इधर आओ, क्यों? ताकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में प्रोमिनेंट हो कि भाई मैं, मेरे से अच्छा मुसलमान तो कोई है ही नहीं। लेकिन उसके दिल में खटकती थी, पता नहीं कहाँ से मक्का वाले उठ के आ गए हमारे ऊपर हुकूमत करने, मतलब इनकी कोई सुन क्यों रहा है, मेरी बात सुननी चाहिए थी। ठीक है, अपनी इसके जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं, जो पहले ही किसी को इसने बोला हुआ था तुझे मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, तुझे मैं बागों का मिनिस्टर बना दूंगा, तुझे मैं पहाड़ों का मिनिस्टर बना दूंगा, वो सारे के सारे की बैंडबाजी, पूरी पॉलिटिकल पार्टी की बैंडबाजी। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने बोला कोई किसी के ऊपर या नीचे नहीं है, सारे बराबर हैं, इसने कहा भाई ये मसला है, ये नहीं करना। लेकिन ये सामने नहीं आया, बदल तो अचानक हो गई। उहद में वो मदीना सिटी में आ गया अटैक करने, सिटी पे अटैक करना था। तो ये साथ गया, जाके देखो वो इतने सारे हैं, ये थोड़े से हैं, हम अगर इनका साथ ना दें, हम पीछे हो जाएं, ये मर जाएंगे। वो वापस पॉलिटिकल लीडरशिप मेरे पास, तब जाके पता चला था कि ये मुनाफिकीन है। उससे पहले तक मुसलमान कहते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि मुनाफिकीन कौन है हम में से। ओहद वाले दिन पता चला कि अच्छा ये लोग हैं, बाकी सारे एक जगह, ये भाई एक जगह। ठीक है, इसके साथ आई वांट टू एंड ऑन द विलन्स और विद वन ऑफ द सूरास। ठीक है, लेट मी शेयर दैट सूरा विद यू। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा कुरान पाक के ऊपर अबूल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन जितना थोड़ा बहुत है मैं आपको वो बता दूं। सो व्हाट हैपेंड वाज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि वो एक दिन ना एक पहाड़ के ऊपर चढ़े और उन्होंने सारे मक्का वालों को इकट्ठा किया। ठीक है, सारे मक्का वालों को इकट्ठा किया और उनको बोला, ए मक्का वालों,
अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक फौज आ रही है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? उन्होंने बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सादिक हैं, आपने आज तक झूठ नहीं बोला, तो हम क्यों नहीं मानेंगे। और इसकी गारंटी पता है क्या? कुछ लोग उधर से उठ के तो अपनी तलवार लेने चले गए थे कि कोई पता नहीं पीछे से पहुंच गए हो। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं, तो मतलब मुझे अभी जाना चाहिए। तो सारी एक दफा ना हके पके हो गए कि इधर से हम तलवारें अपनी लेके आए, इतना करीब है, बताएं जरा आगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बोला, मैं अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूँ कि तुम, तुम्हारा रब एक अल्लाह ताला। जब ये बात की तो अबू लहब ने बोला, ओहो, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने हम सबको ये बताने के लिए इकट्ठा किया, हाथ टूटे हैं तुम्हारे। जैसे हमारे यहाँ सर अम्माएं बदुआएं दे देती हैं ना, तो सबके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इंपॉर्टेंट एक बात को इसने निगेट किया। सेलिब्रिटी तो था ही, बातें ही कर सकता था। तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे हाथ टूटे, तुम मतलब ये बात कर। उसके रिस्पॉन्स में अल्लाह ताला ने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंस में, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर इतना प्यारा था, वो किसी को जवाब नहीं दे सकते थे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे। वो कहते थे, मैं अगर बात करूंगा ना, मैंने इसको इस तरह से जवाब दिया, इसका दिल ना दुख जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे। तो अल्लाह ताला ने बोला, सब्र करो, इसको मैं जवाब देता हूँ, आपने तो देना नहीं, मैं देता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर ये वाली सूरा उतारी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, के अबू लहब तुम्हारे हाथ टूटे, तब्बत यदा, हाथ टूटे अबू लहब के, व तब, और तुम भी हलाक हो, तुम भी टूटो, तुम भी मरो। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, और जो कुछ तुमने कमाया है उसमें से कुछ काम नहीं आएगा। सयस्ला नारन जात लहब, और आग में जलोगे तुम। ठीक है, ये लहब अगेन वही आ गया ना, आग वाला। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे चीक्स रेड हैं, तुम्हें अबू लहब कहते हैं, उधर भी तुम लहब में जलोगे। वैसे अल्लाह ताला नार कहते हैं, आग को नार कहते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा जो निकनेम है ना, उसी में सड़ोगे तुम। अल्लाह ताला के जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत प्यारी होती है। ठीक है, सयस्ला नारन जात लहब, नॉट नार। जो वर्ड यूज करते हैं वही, उसी में जाओगे, तुम्हें सही कहते हैं, तुम उसी आग में जाओगे जहां के तुम हो। वह अमरातुहु, और उसकी बीवी, हम्मालातल हतब, वो उस आग को सपोर्ट कर रही है, उसके लिए लकड़ियां लेके आ रही है उस आग को भड़काने के लिए। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसके गले के अंदर एक रस्सी, जो खजूर के तने के इर्द गिर्द ना एक रस्सी होती है बड़ी स्ट्रांग किस्म की, उसके गले में रस्सी होगी। मीन्स कि वो जो अबू लहब ये सारे के सारे काम कर रहा है, उसकी वाइफ इस काम में उसको सपोर्ट कर रही है, तो वो भी इसी के साथ होगी, उसी आग में होगी। और इतना अबू लहब कर नहीं सकता था जितना उसकी वाइफ ने सपोर्ट करके उसको पहुंचाया। ये कुछ नहीं, आप ठीक कह रहे हो। ठीक है, फिर आओ दोनों साथ ही। तो दिस इज अ सूरा, नॉट वन आया, नॉट अ पोर्शन, जैसे वलीद बिन मुगीरा के लिए सूरह कलम में एक हिस्सा है। ये भाई ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने पूरी सूरा उतारी। गाइस, आपको हम एड्रेस करें, ये इतने, इससे बड़ा विलन कोई नहीं था, ना पॉलिटिशियन, ना स्कॉलर। सबसे ज्यादा जो लोग बात सुनते हैं ना, वो सेलिब्रिटीज की सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की सुनते हैं, और सबसे ज्यादा इसने नुकसान पहुंचाया था अबू लहब ने। ऊपर से उनका फैमिली मेंबर था। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि हमारी फैमिली हैवी सी, फैमिली सी। ठीक है, तो देखना होता है आपने कि कौन सा शख्स कितना, कैसे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, किसको किस तरह से कर रहा है। सो आज हम लोगों ने विलन्स के बारे में बात की। फिलहाल हम इसको यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है, जजाकुमुल्लाह खैर, जजाकुमुल्लाह खैर फॉर एवरीबडी हु केम।
कल से हम इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह थोड़ा सा हम इसको क्विकली लेके चलेंगे, समराइज लेके चलेंगे, लेकिन कनेक्टेड लेके चलेंगे, थोड़ी सी और चीजों को समझने के साथ साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, एंड अल्लाह हाफिज फॉर एवरीबडी।